और ट्विटर और भारत सरकार के टकराव में एक नया ट्विस्ट आ गया है। आज ट्विटर ने 1 घंटे के लिए आईटी मंत्री, सोचिए देश के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ही अकाउंट लॉक कर दिया। हालांकि बाद में उसे रिस्टोर कर दिया गया। ट्विटर का कहना है कि रविशंकर प्रसाद अपने इंटरव्यू के टुकड़े डाल रहे हैं जो अमेरिकी कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है। सवाल इंडिया का है ये, क्या ट्विटर ने उकसावे की कार्रवाई की है? सीधी सी बात है, आप अगर एक देश के आईटी मंत्री का ही अकाउंट लॉक कर देंगे ये बोल के कि भाई तो कॉपीराइट का उल्लंघन है, तो आप जानते हैं, आप बैकग्राउंड देखिए किस पर्सपेक्टिव में ये सब हो रहा है। तो क्या उन्होंने उकसाने की कार्रवाई की, प्रोवोक किया है? दूसरा सवाल, कॉपीराइट का उल्लंघन था तो विस्तार से जानकारी क्यों नहीं दी कि किसने शिकायत की? ये बात तो ट्विटर ने नहीं बताई। और क्या ट्विटर के इस कदम से सरकार और ट्विटर में टकराव और ज्यादा बढ़ेगा? ये 3 सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। निरंजन शेट्टी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में डैनियल फ्रांसिस राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ जाएंगे। शेट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि ट्विटर का ये कहना है कि आप कोई क्लिप अगर ऐसी डाल देंगे तो वो कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है, इस वजह से उन्होंने एक कार्रवाई की। ब्लॉक नहीं किया, लॉक किया, 1 घंटे के लिए किया, बाद में खोल दिया। निश्चित देखिए संकेत जी, हमने देखा है कि पिछले अनेक दिनों से या यूं कहे 1 माह से इस प्रकार की बातें, ट्विटर एक अपने आप में कानून जैसे न्यायाधीश भी वो है और जो भी एक कानून है वो तय करेंगे, ऐसा उन्होंने एक अभिशाप छोड़ा है पूरे देश भर में। इस संसद के माध्यम से या आप कहिए गवर्नेंस के माध्यम से कुछ मांगे रविशंकर प्रसाद जी ने या भारत सरकार ने उनसे मांग की थी। मैं आपको एक मेरा भी वाक्य ज्वाइन कर देता हूं, सिर्फ बताना चाहता हूं कि एक पत्रकार ने, आपके जैसे हमारे एक मित्र पत्रकार ने, एक इनोसेंट लड़की थी, उनकी डे लाइट में उनका रेप हुआ था और हत्या हो गई थी। अब मैंने इस ट्विटर में इतना ही लिखा था कि इंडियन कानून के तहत उनको फांसी देनी चाहिए। ट्विटर ने मेरे अकाउंट को बंद कर दिया ये कह के कि ये अब्यूजिव है, ये है जैसे आपने कहा। तो इस प्रकार का एक दबाव तंत्र, या यूं कहिए कि दे डिसाइड देमसेल्फ कि व्हाट शुड बी द लॉ विद इन दिस कंट्री। आपने उसको बात को दोहराया कि जो रविशंकर प्रसाद जी ने एक बात उनके तहत कि भाई एक विदेश का जो अमेरिकन लॉज है उसके अंतर्गत एक कानूनी, जबकि वो ट्विटर ऑफकोर्स उसका कोई ये नहीं होता, इट्स अ ग्लोबल, बट हाउ दे कैन डिसाइड। सबसे पहला सवाल तो यही होगा, और आपने ही बहुत अच्छी तरीके से पूछा, उसका एक क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता थी। कोई भी एक ये होता है तो उसमें दोनों तरफ के जो एक नॉर्मल जो पत्रकार करते हैं, दोनों तरफ के पक्ष रखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं की है। अब जाके उन्होंने माफी भी, शायद माफी नहीं लेकिन ट्वीट वापस उन्होंने रीइंस्टॉल कर दिया। तो मुझे लगता है कि लेकिन निश्चित कानून उसका, आप इसको उकसाने की तरह देखते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि किस माहौल में ये सब हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि से भी आप भली भांति परिचित हैं। भाई, ट्विटर का आरोप यह है कि आप भारत के संविधान का पालन सरकार खुद नहीं कर रही है, ऐसी ऐसी चीजें करने बोल रही है बिना समय दिए, जो कि नहीं सही है। आपको लगता है ट्विटर ने उकसाने का काम किया? आप भी कानून के विद्यार्थी होंगे। इसका यदि कोई भी चीज हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उसको यदि कुछ लिखना चाहे या बताना चाहे कि इट इज ओपन टू एवरीबडी, और इसको एक आपको किसी को फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज ऑलवेज अवेलेबल अनटिल एंड अनलेस इट हैज बीन कॉपीराइटेड। इस प्रकार की कॉपीराइट कोई भी लॉ का आज तक तो हमको तो याद नहीं है, कि मैंने भी नहीं पढ़ा है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की इनकी जो दादागिरी है वो बहुत से समय से चलते आ रही है। ठीक है, हमने देखा। शेट्टी साहब, मैं आता हूं आपके पास वापस। डैनियल फ्रांसिस भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। डैनियल, देखिए, एक तरफ सरकार कहती है आप कानून का पालन नहीं करते हैं, तो इस वजह से जाइए हम आपका इंटरमीडिएरी स्टेटस, इसका मतलब कि आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आप पर लोग आकर के कुछ कुछ लिख रहे हैं और इस वजह से आपको रियायत दी जाती है कि कानून के अधीन आप नहीं आएंगे। वो वाला स्टेटस हम हटा रहे हैं। तो अब जब हटा लिया तो उसके बाद ये हुआ कि भाई आपने कदम क्यों उठा लिया? आपको क्या लगता है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता है ये एक प्रोवोकेशन है कि तुम मेरे खिलाफ एक्शन ले रहे हो, लो मैंने तुम्हारे खिलाफ ले लिया? बड़ी कंपनी जो है, दादागिरी का आरोप तो लगाई है उन पर।
दादागिरी का आरोप तो अब मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, लेकिन ट्विटर के बारे में अगर एक बात कहें तो आज तो वो सरकार विरोधी और डेमोक्रेसी विरोधी प्लेटफॉर्म लग रहा है। जब 2012 और 13 में बीजेपी उसका भरपूर उपयोग कर रही थी, और 2014 की जो विक्ट्री है वो नरेंद्र मोदी जी की, उसमें ट्विटर के ऊपर एक चैप्टर हमेशा रहेगा कि कैसे उन्होंने ट्विटर का उपयोग किया और लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाई। और तब तो डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि तब लोग जब मोदी जी के फेवर में ट्वीट करते थे तब डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं था। आज एक ट्विटर का और सरकार का रिलेशनशिप जो है वो डेमोक्रेसी और सरकार का रिलेशनशिप से बहुत अलग है, क्योंकि अगर हम देखने गए तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़े कॉरपोरेशन इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को जानबूझकर या कोई पॉलिटिकल पर्पस से या कोई वेंडेटा की वजह से 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दे। लेकिन एक ट्विटर और सरकार के बीच में तो घमासान जारी है। और 4 महीने पहले, 5 महीने पहले हम देखा था जब किसान आंदोलन पूरे अपने चरम पे था, तब सरकार ने ट्विटर को थ्रेटन किया था कि आप लोग जो लोग ट्विटर पे डाल रहे, अगर आपने ट्विटर नहीं किया तो हम आपको जेल भेज देंगे। और उसके बाद कोरोना हो गया, और कोरोना के बाद जो ट्विटर पे लोगों ने सरकार के विरोध में या फिर कोरोना के बारे में जो लिखा। आपका यह कहना है कि पहले आपने जिस माध्यम का उपयोग किया उसके बाद, या कुछ विश्लेषक कहेंगे दुरुपयोग किया, उसके बाद अब जब वही माध्यम का लोग इस्तेमाल कर रहे थे आपके खिलाफ बोलने के लिए, तो आपने अब ये नए कानून ले आए। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि क्या देश में सोशल मीडिया के लिए कोई कानून होना चाहिए या नहीं? क्योंकि देखिए, जानकारों का यह मानना है कि आप ऐसे बेलगाम नहीं छोड़ सकते किसी भी चीज को। बहुत बड़ी चीज है ये, इससे अफवाह फैल सकती है। एक ये तर्क दिया जाता है डैनियल साहब। बेलगाम अफवाह जो ट्विटर के, अगर ऑफिस में बैठ के ट्विटर के लोग अगर अफवाह फैला रहे हैं तो फिर वो जिम्मेदारी मुझे लगता है ट्विटर की हो सकती है। अफवाह फैलाने वाले लोग आज हमने देखा है फेसलेस भी है, और जिनके चेहरे भी है वो भी अफवाह फैलाते हैं। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि कैसे कैसे बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग, जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने किस तरह की अफवाहें फैलाई हैं। और फिर जो ओनस होता है कि ट्विटर पे है कि आप ट्विटर कीजिए और ये अफवाहें रोकिए और ये कीजिए, इसका स्रोत कौन है? इसका स्रोत ट्विटर में तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन जो ट्विटर का उपयोग करते हैं और जिस इम्प्यूनिटी के साथ बिना डरे इसका उपयोग करते हैं, अपना कंटेंट, जो कंटेंट डालना है वो डाल देते हैं। और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को जेन्युइन कंप्लेंट्स है ट्विटर के बारे में कि उन्होंने काफी प्रोवोकेटिव। आप ये कह रहे हैं दोनों चीजों को जोड़ करके देखा जा रहा है, तो जेन्युइन कंप्लेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सरकारी जो एक्शन है उसमें ये देखा जाना चाहिए कि वो, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला जा रहा है, इस वजह से वो ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। निरंजन शेट्टी जी, आपका जवाब। जी, मेरे पास क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो आपने सुना डैनियल फ्रांसिस ने क्या कहा, मैं आपका जवाब चाहता हूं। जी 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 संकेत जी, मैं आपकी बात को आगे लेके जाना चाहूंगा कि मैं डैनियल जी के माध्यम से यही जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार की इम्यूनिटी, इस प्रकार के इंटरमीडिएट सर्विसेज को दी जानी चाहिए क्या, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा कि स्रोत कहां से होता है, तो निश्चित ही है, अगर हम इस बात को मान भी ले, लेकिन क्या उनको ये अधिकार मिलता है कि मैनिपुलेटेड मीडिया जब वो लिखते हैं तो किस आधार और किस मूलभूत जानकारी के आधार पर लिखते हैं, या मेरे जैसे भी व्यक्ति का उनको जब इंडियन कानून के तहत अगर मैं कोई एक मांग करता हूं तो इन छोटी छोटी बातों को भी वो अगर ध्यान दे सकते हैं, तो निश्चित ही हमारी हमने जब उनसे मांग की कि इस प्रकार से जो भी गलत फहमियां फैलाई जाती है उसके ऊपर अंकुश रखने की जिम्मेवारी ट्विटर पर है। और सबसे बड़ी बात जो उनको मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या भारतीय कानून का सम्मान होगा या नहीं होगा, क्या वो इनके अधीन काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपको इसका जवाब पूरी तरह दूंगा। हाँ, जल्दी से दूंगा। पहले तो कि मीडिया अपना काम ठीक तरह से कर रही है, और मीडिया में ट्विटर या फिर फॉर्मल मीडिया जो अखबार है या टेलीविजन चैनल है, इस पे बहुत बहुत गंभीर चिंता का विषय है ये। ओके, और अगर हम देखें तो लोगों का विश्वास अखबारों से, चैनल से भी उठ गया है।
क्योंकि वहां पे वो देखते हैं कि पत्रकार नहीं बैठे हैं। और ये मैं पूरा जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर लोगों को सब मालूम है कि कौन से पत्रकार और कौन से चैनल किस सरकार और किस नेता के लिए काम करते हैं। ये बात एक बात हो गई। दूसरी बात है कि क्या उनको कानून का सम्मान करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए। लेकिन आपने कानून की बात 2014, 12, 13, 14 में तो नहीं की कि हम 14 में आएंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करेंगे, उनको अंकुश लगाएंगे, उनको एक डायरेक्शन देंगे। जब आज आप आरोप कर रहे हैं, देखिए 2014 और 15 की बात आज नहीं कर सकते। क्षमा करें डैनियल जी, मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं। ये बात सही नहीं होगी। हम ये मांग कर रहे हैं कि आपने जब एक बात कही, क्या हम ट्विटर को उस आरोपी के पिंजरे में खड़े कर सकते हैं? नहीं खड़े कर सकते। जब मैंने कहा कि जब वो एक कोई वीडियो के बारे में या ट्वीट के बारे में मैनिपुलेटेड मीडिया करके बात को रखते हैं, तो इसका मतलब निश्चित ही है ट्विटर उसकी ओर ध्यान देता है। या मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति, डैनियल जी सुनिए ना, डैनियल जी लेट मी कंप्लीट, मुझे खत्म करने दीजिए। क्या मेरे जैसा एक सामान्य नागरिक भी एक ट्वीट करता है कि भारतीय कानून के तहत उस लड़की को जो उसको रेप किया है और एक पत्रकार ने उसको लिखा था, उसको भारतीय कानून के तहत उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अब इसमें अब्यूजिव क्या है? और इसमें छोटी सी बातों को भी अगर ट्विटर ध्यान देती है तो निश्चित ही अगर हमारी मांग है तो उन्होंने करनी चाहिए। सर, ट्विटर के कितने गलतियां हैं ये तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, और काफी गलतियां ट्विटर ने की है, ये मैं मानता हूं। ये बड़ा कॉर्पोरेशन है, बड़ी गलतियां कर सकता है। लेकिन सवाल आज आपको ट्विटर पसंद क्यों नहीं है? आज सरकारों को ट्विटर पसंद क्यों नहीं आता? है सर, हम भी यूज कर रहे ट्विटर। नहीं डैनियल जी क्षमा करें, हम बात पसंद और नापसंद नहीं कर रहे। तब आपको ट्विटर पसंद नहीं आता। का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? क्या भारतीय कानून के अधीन रहकर वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या वो इनकी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि देश के जो नहीं देश के, मेरे ख्याल से जो डैनियल फ्रांसिस कहना चाह रहे हैं वो ये है कि कानून किस मकसद से लाया जा रहा है, किस नियत से लाया जा रहा है, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल कानून होना अपने आप में इसमें बहुत कम लोगों को आपत्ति है, लेकिन कानून किस तरीके से आए और उसका जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है उस पर सब लोग बैठ करके तय करें कि भाई कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एकदम से एक दिन मेरा मन किया आज ऐसा कानून हो और आप लागू कर दें। इस चीज पर चर्चा हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सवाल जारी रहेंगे। देखते रहिए सवाल इंडिया का। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर की तलाशी ली है। यह तलाशी देशमुख के नागपुर और मुंबई के वर्ली वाले घर पर भी ली गई। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने देशमुख पर उगाही के आरोप लगाए थे। इन छापों को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नागपुर में प्रदर्शन किया। कल ईडी ने उगाही मामले में डीसीपी राजू भुजबल से पूछताछ की थी। डीसीपी राजू भुजबल सोशल सर्विस ब्रांच भी देखते हैं। इस बीच महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ सरकार चला रही शिवसेना इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रही है। ईडी या सीबीआई से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ये केंद्रीय जांच एजेंसी है। अगर ऐसी कोई बड़ी बात होती है जिसमें राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है तो जरूर सीबीआई और ईडी का उसमें आना मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। लेकिन जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है। सबको ये मालूम है कि सीबीआई आपके कार्यकर्ता है, ईडी आपके कार्यकर्ता है, आपके किसी सेल के प्रमुख है, हाँ नहीं है ना? तो आप ईडी और सीबीआई का महत्व क्यों कम करें? आप लोग ईडी और सीबीआई की बदनामी करें। और ब्रेक के बाद बताएंगे एनडीटीवी से बातचीत में राम पर क्या बोले हैं हनुमान, यानी प्रधानमंत्री मोदी पर चिराग पासवान ने क्या कहा। टेलीविजन पर उनका पहला इंटरव्यू, घर में जो उनके बवाल हुआ है उसके बाद। ब्रेक के बाद उसका एक अंश आपको सुनाएंगे। एलजेपी में बगावत से जूझ रहे चिराग पासवान को अब भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी सुध जरूर लेंगे। हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में चिराग ने यह भी कहा कि जब अपनों ने ही दगा दे दिया तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखें। पिछले चुनाव में आपने खुल के कहा कि आप
मोदी जी के हनुमान हैं। आपको आज बुरा लग रहा है कि जब हनुमान पे संकट आया तो राम ने मदद नहीं की। देखिए, मैं उम्मीद है मुझे कि संभवतः राम जब हनुमान का जब राजनीतिक वध हो रहा हो, ऐसे में राम खामोश रहेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। उम्मीद अभी भी है, बट आज की तारीख में अब मेरी प्राथमिकताएं बहुत बदल गई हैं बाबा। आज जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो आज मैं किसी दूसरे पर उम्मीद लगाकर नहीं बैठा हूं। भले वो मेरे राम हो, प्रधानमंत्री हो, देश के कोई भी हो, मैं किसी पर उम्मीद लगाकर नहीं। मेरी उम्मीदें अब सिर्फ मुझसे है, अपने से है और मेरे बिहार के लोगों से है, बिहारियों से। इसीलिए मैंने आशीर्वाद यात्रा की भी मैंने शुरुआत की और 8 तारीख से 8 अक्टूबर को ये आशीर्वाद यात्रा पापा के जन्मदिन के दिन से मैं शुरू करूंगा।